हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर एसएस मैम। और भैया क्लास 12th का टर्म 2 का बायो का पेपर हो गया है। बहुत ही ज्यादा सिंपल पेपर था और बहुत ही बैलेंस्ड पेपर था। हर चैप्टर हर टॉपिक से इक्वल वेटेज में क्वेश्चंस आए। बहुत ही अच्छा नपातुला सा पेपर था, बढ़िया सा पेपर था। मुझे तो देख के बहुत मजा आया। तो अब हम आज की क्लास में क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, एक तो पहले आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा पेपर, कैसा हुआ आपका एग्जामिनेशन, कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से क्वेश्चन गलत हुए। और हम आज के इस स्पेसिफिक लेक्चर में बात करने वाले हैं 57/3/3 वाले कोड वाले पेपर की, ठीक है। और उसके अलावा किसी और कोड में भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो बिल्कुल योर एसएस मैम इज हियर, यहाँ पे पूछिएगा। चलिए बताइए मुझे सारे स्टूडेंट्स, कैसा हुआ आप लोगों का एग्जामिनेशन। इजी पेपर था ना, सिंपल था, इजी सीधे सीधे से क्वेश्चंस आए। बहुत ज्यादा घुमाने फिराने वाला इन्होंने काम ही नहीं किया था। अच्छा पेपर था। सेक्शन बी वाज मोर और लेस लाइक कि हाँ गुड क्वालिटी क्वेश्चंस कंसिस्ट कर रहा था। इट वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी वेरी गुड। चलो स्टार्ट करें हम पूरा, चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो देखिए हमारा क्या हो गया, पहला पेज हो गया। मैंने आपको कोड बता दिया। यहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं। बेसिक से इंस्ट्रक्शंस क्या है कि सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस हैं 2-2 नंबर के। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस हैं, 6 नंबर है 3-3 नंबर के। और सेक्शन सी में 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। राइट, शुरू करें। चलो, बहुत सिंपल सा पेपर था, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में 2 मार्क का क्वेश्चन है, राइट। 6 क्वेश्चंस हैं 2-2 मार्क्स के। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, नेम ऑफ डिजीज पूछा है। ओके, ए आर्मी, यस। डिजीज और मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा है। कॉमन राउंड वॉर्म से कौन सी डिजीज होती है और फिलारियल वॉर्म से कौन सी डिजीज होती है। तो देखो भैया, तुम्हें क्या करना है, कॉमन राउंड वॉर्म और फिलारियल वॉर्म की क्या क्या चीजें बतानी है। एक तो तुम्हें उसका डिजीज का नाम बताना है और एक तुम्हें बताना है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। चलिए बताइए, कॉमन राउंड वॉर्म से कौन सी डिजीज होती है। एनीवन, एनी गेसेस? कॉमन राउंड वॉर्म से कौन सी डिजीज होती है? चलो फटाफट बताओ मुझे, कॉमन राउंड वॉर्म से कौन सी डिजीज होगी? एस्केरियासिस, राइट। एस्केरियासिस होती है ना कॉमन राउंड वॉर्म से। और ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? फीकल मटेरियल में चला जाता है, वो पानी में चला जाता है, तो कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स वगैरह से ये हो जाता है। तो ट्रांसमिशन किससे हो गया? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। देखो मैंने ना इसमें पेपर के कटआउट्स लगाने की जगह क्वेश्चंस ऐसे टाइप करवा लिए ताकि आप लोगों में विजिबिलिटी इश्यूज ना आए, अच्छे से सीधे सीधे दिख जाए। अब दूसरे की बात करते हैं, फिलारियल वॉर्म। फिलारियल वॉर्म से जो डिजीज होती है, फिलारियल वॉर्म का पहले तो दूसरा नाम बताओ। वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी, पर इन्होंने वो पूछा नहीं है तो हम सीधे सीधे हमारे आंसर पे आते हैं। फिलारियल वॉर्म से कौन सी डिजीज होती है? फिलारियासिस कह लो या एलिफेंटियासिस कह लो, कुछ भी लिखोगे नंबर मिल जाएगा। फिलारियासिस या फिर एलिफेंटियासिस, कुछ भी हम लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और इसका ट्रांसमिशन क्या है? मॉस्किटो बाइट से होता है। ये मच्छर वच्छर काट लेते हैं तो उससे ट्रांसमिट हो जाता है। मॉस्किटो बाइट लिखा है, सही है। अगर तुमने क्यूलेक्स फ्लाई, स्पेसिफिकली फ्लाई का नाम लिख दिया है तो भी सही है। चारों चीजें सही लिखी है, पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। हर वर्ड आधे आधे नंबर का है। क्लियर? जहां पे एक गलती करोगे वहां पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिलारियल एस्किलमेंथिस फाइलम में आता है क्या? यस बच्चा, राउंड वॉर्म है ना तो एस्किल हेलमेंथ में ही आएगा। क्लियर? फ्लैट वॉर्म्स होते हैं जो प्लैटी हेलमेंट्स में आते हैं। हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने? साइंटिफिक नाम बताना है प्लांट का जहां से हमें कैनाबिनॉइड्स मिलते हैं। उस प्लांट का पार्ट बताना है जहां से हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उस ड्रग्स के इफेक्ट बताने हैं, ठीक है। चलिए चलो बताना चालू कर दो, कौन कौन से हैं, फिर हम दूसरे पार्ट पे आएंगे। पहले हम इस वाले पार्ट पे रहते हैं। इसके अंदर इंटरनल चॉइसेस हमारे पास में अवेलेबल था।
तो क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहले साइंटिफिक नेम बताना है जहां से हमें कैनाबिनॉइड्स मिलते हैं। प्लांट का नाम क्या है, कैनबिस सटाइवा। तो इन्होंने साइंटिफिक नेम पूछा है, पूरा का पूरा नाम लिखना तभी पूरे नंबर मिलेंगे। चलो दूसरा पार्ट, कौन कौन से पार्ट से हमको ये मिलता है, तो भैया ये हमें बहुत सारे पार्ट से मिलता है। ये हमें फ्लावर से मिल सकता है, फ्लावर टॉप से मिल सकता है, लीव से मिल सकता है, रेजिन से मिल सकता है। अलग अलग पोर्शन से अलग अलग कॉम्बिनेशंस निकाले जाते हैं। तो फ्लावर टॉप से भी मिल सकता है, लीव्स से भी मिल सकता है, रेजिन से भी मिल सकता है। सारे नाम लिखने हैं, ठीक है। और ये कौन से अफेक्ट करता है, ह्यूमंस की बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, ये कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज को अफेक्ट कर देता है, हमारे हार्ट रेट के अंदर चेंजेस ले आता है। कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज को अफेक्ट कर देता है। ये सारे नाम लिखे हैं तो पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। गुड इवनिंग। चलो बताओ, इस सारे के सारे नाम सही लिखे? अभी तक किसी के क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं हुई है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसी का पार्ट 2, एक इंटरनल चॉइस अवेलेबल था हमारे पास में। पार्ट 2 क्या कह रहा है कि एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ आवर इंटेस्टाइन इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। जस्टिफाई करना है हमें इस स्टेटमेंट को कि हमारा जो इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की तरह एक्ट करती है। सबसे पहले तो हमें इसमें इस सेकेंडरी इंटरनल लाइनिंग का नाम लिखना है। बताओ मुझे, चलिए फटाफट बताइए क्या है इस लाइनिंग का नाम, इस एपिथेलियल लाइनिंग का नाम क्या है हमारे इंटेस्टाइन में? चलिए स्टूडेंट्स क्विक अप, फटाफट से बताइए, आई एम वेटिंग। एपिथेलियल लाइनिंग हमारे इंटेस्टाइन में, एक हिंट देती हूं, इंटेस्टाइन के अलावा ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट, हमारे यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स पे भी प्रेजेंट होती है। हमारे पूरे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का 50% फॉर्म करती है। देखो हिंट भी दे दिया है अब तो मैंने, क्या नाम है इसका? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नो इट्स नॉट पेयर्स पैचेस स्टूडेंट। जो लाइनिंग बना रहा है, एपिथेलियल लाइनिंग बना रहा है स्टूडेंट, इसका नाम है माल्ट, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। पेयर्स पैचेस भी प्रेजेंट होते हैं, बट यहां पे ये जो पूरी एपिथेलियल लाइनिंग है ये माल्ट से बनती है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, जो कि 50% बनाते हैं। देखो इसका फुल फॉर्म क्या है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये हमारे पूरे एपिथेलियल की लाइनिंग्स पे प्रेजेंट होता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग्स पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट की लाइनिंग्स पे प्रेजेंट होता है, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का काम करता है। WBCs वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। एक माल्ट होता है, एक गाल्ट होता है। अभी हमें माल्ट लिखना है, ये आंसर हमारा माल्ट था। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बच्चा है, बाहर फुटबॉल खेल रहा था, घर के अंदर आया, एकदम से AC के अंदर आ गया तो उसको छींके चालू हो गई, एलर्जी कॉज हो गया। तो बताइए ये एलर्जी के हमें सिम्टम्स बताने हैं और इस सिम्टम से हमारी बॉडी लड़ती कैसे। तो देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 ही पार्ट्स पूछे हैं, 2 सिम्टम्स बताओ और कंडीशंस बताओ। चलिए क्या क्वेश्चन है? माल्ट, माल्ट क्लियर हो गया ना अब माल्ट? चलिए डन 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 डन। ओके, तो क्या पूछा है भैया? पहले पार्ट पे आते हैं। बच्चे के अंदर एलर्जी हुई है, एलर्जी, राइट। एलर्जी के सिम्टम्स क्या हैं? अब देखो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, छींकें आने लग जाएंगी, रनिंग नोज, स्नीजिंग, उसके अलावा वाटरी आईज, रेडनेस हो सकती है। तो इनमें से कुछ भी सिम्टम्स हम लिख सकते हैं, लेकिन
थोड़ा सा अक्ल लगा लेना, कॉमन सेंस की बात कि हम बाहर से अंदर आए हैं तो सबसे पहले आंखों में से पानी आ सकता है, स्नीजिंग हो सकती है, ये सिम्टम्स ज्यादा लिख देना। रेडनेस और इचीनेस ये भी एलर्जी के सिम्टम्स हैं, बट यहां पे उन सिम्टम्स को इतना वेटेज मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। तो अगर मैं होती और मैं यहाँ पे सिम्टम्स लिखती तो भैया मैं तो लिखती रनिंग नोज लिख देती, मैं स्नीजिंग लिख देती, वाटरी आईज लिख देती, ऐसा कुछ भी लिख देती। क्लियर? चलिए अब हम दूसरे पोर्शन पे आते हैं। हमारी बॉडी इन चीजों से लड़ाई कैसे करेगी? तो हमारी बॉडी रिलीज करती है कुछ एंटीबॉडीज। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि कौन सी एंटीबॉडी एलर्जिक रिएक्शन में रिलीज होती है। यस आर्मी, रैशेस एलर्जी का एक सिम्टम है, बट अगर बच्चा बाहर से अंदर आया है तो रैशेस तो नहीं ही होंगे ना उसके। अगर एसी के अंदर आ गया है तो एलर्जी से रैशेस होने के चांसेस कम है, इसीलिए मैं प्रेफर करूंगी इन सिम्टम्स को। बट यस, वो भी लिख दोगे तो ये कुछ गलत नहीं होगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सी एंटीबॉडी एलर्जी में रिलीज होती है? एंड यस, योर आंसर इज करेक्ट, IgE। तो हमारी बॉडी इस चीज से लड़ाई कैसे करती है? हमारी बॉडी लड़ाई करती है IgE एंटीबॉडीज को रिलीज करके। क्लियर? ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी तक तो मुझे दिखा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फार्मर है जिसने सजेस्ट किया है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्रॉप लैंड में उगाएंगे तो सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? राइजोबियम है और एनाबीना है। तो भैया एक्सप्लेन कर दो, बहुत सिंपल सी बात है। एनाबीना यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, ये सब अगर हम सॉइल के अंदर डालेंगे तो ये नाइट्रोजन को फिक्सिंग करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, हमें बढ़िया बढ़िया फायदा हो जाएगा। यही सब बातें हमें इस क्वेश्चन के अंदर लिखनी थी। बहुत सिंपल सा था, यहाँ पे भी कोई ज्यादा अक्ल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में हमें A और B बताना है क्या क्या है। सबसे पहले तो A और B देखते हैं। ठीक है, चलिए बताइए आप मुझे, आपको क्या लग रहा है A और B इसके अंदर क्या है? ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को हमने D से डिनोट किया है। इमिग्रेशन हो रहा है, लोग अंदर आ गए इमिग्रेशन, बाहर चले गए एमिग्रेशन। एनसीईआरटी में बता रखा है कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी D को 4 चीजें अफेक्ट करती हैं, 2 तो ये रही, 2 और बची हैं A और B। और क्या है ये A और B? आप लोग मुझे बताइए। चलिए ये A और B कौन कौन से हो सकते हैं? चलिए स्टूडेंट्स टेल मी। तो A भैया बाहर निकल रहा है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। किसके कारण डिक्रीज होती है? डेथ रेट के कारण या मोर्टैलिटी के कारण। तो A हो गया हमारा मोर्टैलिटी। और B पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, किससे इंक्रीज होती है? बर्थ रेट से। तो B हो गया हमारा नेटैलिटी। तो ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया हमारा। चलो सिंपल सा था। दूसरे वाले पार्ट में पूछा है कि 1 मिलियन बैक्टीरिया इंक्रीज हो गए 2 मिलियन हो गए विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ग्रोथ रेट निकालो। बहुत सिंपल सा तरीका है ग्रोथ रेट निकालने का। अगर आपको ग्रोथ रेट निकालनी है तो इट इज इक्वल्स टू, ऐसे समझो, न्यू जितने भी आए हैं अपॉन इनिशियल, और अगर इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, यहां पे इन्होंने सिर्फ रेट पूछी है और 1 घंटे में ही पूछी है। तो इनिशियली 1 मिलियन बैक्टीरिया थे, बाद में इंक्रीज होके 2 मिलियन हो गए, यानी कि नए बैक्टीरिया कितने आए? 1 मिलियन। इनिशियली कितने थे? 1 मिलियन। तो इट इज 1, ग्रोथ रेट कंप्लीट 1 है। अगर आपने ऐसा किया है कि 1/2 कर दिया तो गलत किया है। इनिशियल न्यू अपॉन इनिशियल करना है। न्यू कितने आए? 1 मिलियन। इनिशियली कितने थे? 1 मिलियन। इनटू 100 कर दोगे तो भैया 100% ग्रोथ रेट हो गई।
1 मिलियन से 2 मिलियन हो गए, 100% हो गया। ये नहीं किया, ये वाला नेक्स्ट पोर्शन, अच्छा इसका ये वाला पार्ट नहीं किया था, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। चलो 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 चलो, अब हम आ गए कहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये रहा, इस ग्राफ को देखिए और इस ग्राफ के बारे में बताना है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, ये कौन से टाइप का पिरामिड है और आइडेंटिफाई करिए कौन से बेसिस पे हमने इसको पता किया है। देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट, दो ऑप्शन चीजें आ रही है, सबके बारे में एक एक बात लिखनी है। प्री रिप्रोडक्टिव इतना सारा, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव जब ज्यादा होता है तब हम कौन सा पिरामिड कहते हैं इसको हम कहते हैं एक्सपैंडिंग पिरामिड्स। एक्सपैंडिंग एज पिरामिड्स हैं ये, यानी कि पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रहा है, ये कल को इसमें आ जाएंगे और फिर बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे, तो ये एक्सपैंडिंग एज पिरामिड है। क्लियर? अब हमें बताइए कौन से फीचर्स पे हमने इसको आइडेंटिफाई किया। हमने इसको आइडेंटिफाई किया प्री रिप्रोडक्टिव के बेसिस पे। प्री रिप्रोडक्टिव अगर रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है तो तो एक्सपैंडिंग, अगर बराबर है तो स्टेबलाइजिंग, और अगर कम है तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो तुम्हें सबसे पहले तो ये बताना है कि कौन सा पिरामिड था, 1 नंबर का वो, और फिर दूसरा कौन से बेसिस पे आइडेंटिफाई किया, इसके बेसिस पे दोनों नंबर सही लिखे होंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? सिंपल था। चलिए अब हमें एक और क्वेश्चन करना है, बी और टी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन बताना है इम्यून सिस्टम के अंदर। बी और टी लिम्फोसाइट्स, तो देखो भैया हमारे बी लिम्फोसाइट्स हैं। अब देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो मतलब तुम्हें 2 पॉइंट्स तो इसके बारे में लिखने पड़ेंगे। सीधी सी बात है, जितने नंबर का क्वेश्चन तुम्हें उतने पॉइंट्स लिखने हैं, डिफरेंसेस नहीं लिखने, लेकिन इनके रोल्स लिखने, तो दोनों के बारे में 1-1 लाइन लिख दो या 2-2 लाइन लिख दो, इट विल बी गुड। चलिए, हाय सानिया बिस्टी, वेरी नाइस इमोजी, वेरी क्यूट। चलो बैक टू दिस, बी लिम्फोसाइट्स की बात करो। बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करते हैं, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगे बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? ये हेल्प करेंगे किसकी? बी लिम्फोसाइट्स की इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो या तो तुम ये लिख सकते थे, या फिर तुम क्या लिख सकते थे कि ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और टी लिम्फोसाइट्स किस में रोल प्ले करते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। इनमें से हम कुछ भी लिख सकते थे, हमारा काम हो जाता। 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल सिंपल से हैं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। किसी को कुछ कंफ्यूजिंग लगा क्या अभी तक? ये बताओ, कुछ भी डिफिकल्ट सा लगा? मुझे तो कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा, बहुत बहुत अच्छा और बैलेंस्ड और सिंपल सा पेपर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। चलो हमारा सेक्शन ए यानी कि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। अब हम सेक्शन बी पे आए हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन प्लाज्मोडियम के बारे में पूछा है, उसकी लाइफ साइकिल को ट्रेस करना है, यानी कि ये सॉर्ट ऑफ डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। तो आई वुड सजेस्ट, अगर तुमने इसमें लंबी चौड़ी थ्योरी लिखने की जगह सीधा सीधा डायग्राम बनाया होगा ना, तो तुम्हारा इन्विजिलेटर, तुम्हारा एग्जामिनर इतना खुश होगा और सीधा सीधा नंबर दे देगा। मतलब हाँ, अगर तुमने थ्योरी सही लिखी तो भी नंबर मिलेगा, टेंशन मत लो, बट यस दिस क्वेश्चन हैज अ स्कोप ऑफ डायग्राम, तो डायग्राम बनाना इज वेरी गुड। अगर सीधा सीधा डायग्राम नहीं बनाया तो फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी अगर बनाया होगा तो भी बहुत बढ़िया है। तो देखो क्या हुआ है, प्लाज्मोडियम एंटर हुआ है ह्यूमन बॉडी में थ्रू इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस। तो ये ह्यूमन ब्लड के अंदर कौन आ गया है? प्लाज्मोडियम। एंट्री ऑफ प्लाज्मोडियम हो गया है, एंट्री ऑफ प्लाज्मोडियम हो गया है ह्यूमन ब्लड के अंदर। किस फॉर्म में होता है? स्पोरोजोइड की फॉर्म में हो जाता है।
स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में आ जाते हैं ना, तो चलो आ गए। फिर ये वहां से कहां जाएंगे, ये वहां से जाएंगे लिवर के अंदर। लिवर के अंदर ये क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और अपना नंबर इंक्रीज कर लेंगे। फिर वहां से कहां जाएंगे, ये जाएंगे ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर, तो ये एंटर कर जाएंगे आरबीसी में। वहां पे भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और अपना नंबर बढ़ाएंगे और हीमोजोइन रिलीज करेंगे। अच्छे से लिख देती हूं मैं, हीमोजोइन रिलीज करेंगे। अब तुम्हें पता है हीमोजोइन फिर जाएगा ब्लड के अंदर, जैसे जैसे ये रिलीज होगा वैसे वैसे ये बॉडी टेम्परेचर को राइज करता है, फीवर वगैरह आने लगता है, ये सब चीजें इसके अंदर होने लग जाएंगी, राइट। ये सब चीजें होंगी ना, बिल्कुल। तो आरबीसी के अंदर एंटर हो गया। उसके बाद में आरबीसी के अंदर क्या होगा, मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये लो मेल गैमीटोफाइट बन गया और फीमेल गैमीटोफाइट बन गया, फीमेल गैमीटोफाइट बन गया। और इसको कौन वापस से ले लेगा, इसको वापस से ले लेगा तुम्हारा फीमेल एनोफिलिस। तो ये कहां चला जाएगा, एंटर्स इन द सलाइवा या इन द बॉडी ऑफ एनोफिलिस। वहां पे क्या होगा, वहां पे मेल और फीमेल गैमीट, ये लो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, गैमीट्स फिर उसके बाद में जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पे नेक्स्ट स्टेज यानी कि स्पोरोजोइट स्टेज, ये ट्रैवल करके सलाइवा के अंदर चली जाएगी और फिर कट करेगा वो ह्यूमन को, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाएगा। इस तरीके से पूरी की पूरी साइकिल परफॉर्म होगी। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे किया है देन इट इज वेरी वेरी गुड, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट नेम एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एलाइजा, एक पार्ट, उसका प्रिंसिपल बताना है और टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन एड्स कॉजिंग पैथोजन। तो चलो कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट एड्स का अवेलेबल है, फटाफट बताइए। एड्स का डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है, 3 पार्ट्स के क्वेश्चन है, 3 सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। चलिए बताइए मुझे एड्स का डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस, टेल मी फटाफट फटाफट से, बहुत सिंपल है एड्स का डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो स्टूडेंट्स एड्स का डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारा है एलाइजा, और इन्होंने कंप्लीट नेम लिखने को बोला है। एलाइजा लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा, पूरा नाम लिखना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से, सब कुछ लिखना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। ये है हमारे एड्स के टेस्ट का पूरा नाम। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इट वर्क्स ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पर ये काम करता है। डन। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है, जेनेटिक मटेरियल एड्स कॉजिंग पैथोजन के अंदर। तो एड्स कॉजिंग पैथोजन कौन सा है, HIV वायरस है।
ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इस HIV वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा प्रेजेंट होता है? इसके अंदर भैया RNA प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल। तभी तो RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, DNA बनेगा, फिर वो बॉडी के अंदर जाएगा, ये सब चीजें होती हैं, राइट। तो 3 क्वेश्चंस, 3 नाम, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 नाम लिखे होंगे तो पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया ये पूरा डायग्राम दे रखा है, अल्फाबेट्स बताने हैं हमें। अब ये है किसका डायग्राम? सबसे पहले तो ये देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ठीक है। जहां पे वेल्स बने होते हैं वहां पे कैथोड होता है, दूसरी तरफ एनोड होता है, जहां पर ये मूव करके जाता है। इन्होंने एनोड का ही एंड पूछा है तो ये हो गया S। यहां पे हेवीएस्ट DNA होते हैं, यहां पे लाइटेस्ट DNA होते हैं, तो स्मॉलेस्ट या लाइटेस्ट DNA कौन सा हो गया हमारा? R। और एगरोस जेल कौन सा है? तो देखो भैया, ये P तो वेल है, Q हैवी DNA है, ये लाइट DNA है, ये एनोड है, ये कैथोड है, बचा ये T, तो T हो गया एगरोस जेल। सिंपल। और इन्होंने अब एक पोर्शन यहां पे पूछा है कि इल्यूशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इल्यूशन क्या है? इल्यूशन इज वेरी सिंपल। ये जब सेपरेट हो गए तो बैंड्स को कट कर दो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इल्यूशन। इंपॉर्टेंस क्या है इस प्रोसेस का? तो भैया यहां पे हमें आगे भी तो काम करना पड़ेगा ना इन फ्रैगमेंट से, ऐसे ही पड़े थोड़ी रहने देंगे, तो हम इन्हें बाहर निकालेंगे इन सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स को। सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स को निकालने के ही प्रोसेस को तो इल्यूशन कहते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है उसकी कि भैया ताकि हम इसको बाहर निकाल सके और फर्दर यूज कर सके। सिंपल, इजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कॉन्सेप्ट ऑफ को एक्सटिंक्शन बताना है 2 एग्जाम्पल्स के साथ में। को एक्सटिंक्शन क्या होता है? को मतलब साथ में, एक्सटिंक्शन मतलब गायब हो जाना। एक स्पीशी गायब हो गई तो उसके साथ में उससे रिलेटेड जितनी स्पीशीज हैं वो सब भी गायब हो जाएंगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन के एग्जाम्पल्स क्या हैं भैया? बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है। सपोज कोई एक लेक है, उस लेक के अंदर कुछ फिशेस रहती हैं। अगर वो फिशेस एक्सटिंक्ट हो गई तो उन फिशेस के ऊपर जो पैरासाइट्स थे वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो को एक्सटिंक्शन हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, एक प्लांट है। सपोज कौन सा प्लांट है भैया? तुम ऐसा समझ लो कि फिग प्लांट है, फिग ट्री है, जो कि प्रोनोबा मॉथ से, जो कि वैस्प पे वो होता है, पॉलिनेट होता है। अब अगर ट्री प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप की बात कर रही हूं मैं, अगर प्लांट जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया तो पॉलिनेटिंग जो इंसेक्ट था, पॉलिनेटर जो था, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और अगर वो पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट हो गया तो प्लांट का पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ये सब एग्जाम्पल्स हो गए हमारे किसके? को एक्सटिंक्शन के एग्जाम्पल्स हो गए। ओके, तुम्हें और भी कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए स्टूडेंट्स? जैसे को एक्सटिंक्शन के अगर मैं एग्जांपल देखूं तो सबसे कॉमन तो प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप हो गया, उसके बाद में दूसरा पैरासाइट और होस्ट का रिलेशनशिप हो गया, उसके बाद में इसका और कॉमन एग्जांपल म्यूचुअलिज्म आ जाएगा। अगर सपोज लाइकेन है, फंगस और एल्गी है, अगर फंगस नहीं रहा तो एल्गी भी नहीं रह पाएगा। तो फंगस अगर वो एक्सटिंक्ट हो गया तो एल्गी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो जो भी म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल्स हैं वो सब को एक्सटिंक्शन के भी मोर और लेस एग्जाम्पल बन ही जाएंगे। या अगर हम प्रिडेशन की बात करें, एक टाइगर है, वो डियर को खाता है, डियर एक्सटिंक्ट हो गया तो टाइगर एक्सटिंक्ट हो जाएगा क्योंकि उसको खाना नहीं मिलेगा। ये सारी बातें आती हैं को एक्सटिंक्शन के अंदर। क्लियर हुआ? और एग्जाम्पल्स भी मिले। चलो नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रोवाइड इंटैंगिबल बेनिफिट्स टू अस। कोई 3 बेनिफिट्स बताने हैं। तो देखो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। जैसे कि हमें ऑक्सीजन मिल गया, ऑब्वियसली ऑक्सीजन मिलता है। उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी रिचनेस होती है जो कि प्लांट प्रोडक्टिविटी के अंदर एड ऑन करता है, तो तुम वो लिख सकते हो। उसके अलावा जो हमारे एनसीईआरटी में बातें बता रखी हैं कि तुम कहीं घूमने निकल गए तो तुम्हारे जो मन को शांति मिल रही है
वो इसका एक पार्ट है। तुमने चिड़ियाओं को गाते हुए सुना, उससे तुम्हारी बॉडी रिलैक्स हो गई, वो इसका एक पार्ट है। तुमने फ्लावर्स को ब्लूम करते हुए देखा, तुमने इंसेक्ट्स को देखा, बटरफ्लाईज, बर्ड्स को देखा, ये सब तुम्हारी बॉडी के अंदर जो रिलैक्सेशन या कामनेस की फीलिंग ला रहे हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर हमने से कुछ भी तुमने लिखा है तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, दोनों पार्ट्स में से आप कोई सा भी कर सकते हो, दे बोथ आर वेरी सिंपल। अब क्राई प्रोटीन के बारे में पूछा गया है और इसके एग्जाम्पल्स हमें बताना है कि कौन से कि कैसे ये बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड की तरह एक्ट करता है। मेरे हिसाब से बीटी कॉटन या बायोटेक के एप्लीकेशंस का बहुत ही अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। सीधे सीधे बीटी कॉटन पूछते तो बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन क्राई प्रोटीन पूछा है तो एक ना एक बार दिमाग के अंदर थोड़ी सी झिझक आई होगी, तो इसीलिए इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्राई प्रोटीन क्या है स्टूडेंट्स? बीटी यानी कि बैसिलस थरंजाइसिस जो बैक्टीरिया है, बैसिलस थरंजाइसिस बैक्टीरिया के अंदर एक डीएनए प्रेजेंट है, जो डीएनए कोड करता है कुछ क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन्स को, और इन्हीं क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन्स को हम क्राई प्रोटीन्स कहते हैं। इन्हीं क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन को हम क्राई प्रोटीन्स कहते हैं, और इसको कोड करने वाले डीएनए को हम क्राइजीन कहते हैं। ये क्या करता है भैया? जिस भी बॉडी के अंदर जाएगा, ये बैक्टीरिया के अंदर तो ये क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन, क्रिस्टलाइज्ड है ना, ये क्या रखता है? ये रखता है अपने अंदर बीटी टॉक्सिन को, पर अपनी बॉडी के अंदर ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा, किसी और बॉडी के अंदर जाएगा, वहां के इंटेस्टाइन में वहां के एल्कलाइन पीएच को देख के ये एक्टिव हो जाएगा। तो बैक्टीरिया के अंदर तो ये इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन की फॉर्म में रहता है, लेकिन बाहर जाएगा, किसी और ऑर्गेनिज्म में जाएगा, किसी और इंसेक्ट के अंदर जाएगा, तो वहां पे जाके उसके एल्कलाइन मीडियम में जाके ये एक्टिवेट हो जाएगा, उस इंसेक्ट को मार देगा। राइट, ये सब हो गया बीटी जीन के बारे में, क्राई प्रोटीन के बारे में। तो अब ये तो इसके बारे में बातें हो गई। अब हमें सूटेबल एग्जाम्पल से बताना है कि कैसे ये बायोलॉजिकल पेस्ट है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने इस जीन को लिया, हमने कॉटन के अंदर डाल दिया, तो वो कॉटन बीटी कॉटन बन गया। तो जब वो बीटी कॉटन बन जाएगा, फिर उसके बाद में क्या होगा? इसके अंदर ये जीन प्रेजेंट है, इसको अगर कोई इंसेक्ट खाने की कोशिश करेगा तो वो इंसेक्ट के अंदर ये एक्टिवेट हो जाएगा, उसके एल्कलाइन मीडियम में चला जाएगा, उसकी वॉल से, उसके सेल से चिपक जाएगा, सेल लाइसिस, सेल स्वेलिंग कर देगा, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। कौन कौन से इंसेक्ट से, कौन कौन से पेस्ट से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है? तो ये लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन और डिप्टेरन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। क्लियर? ये सब हो गया किसके बारे में? इन सारी चीजों के बारे में। तो ये सब बातें तुम इसके अंदर लिख सकते हो। क्लियर? सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एथिकल रीजंस के अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होनी चाहिए कि नहीं? डू यू अग्री? राइट योर व्यूज इन सपोर्ट टू योर आंसर्स। देखो, सबसे पहली बात तो ये इंसान के ऊपर है कि वो इस बात का क्या आंसर देता है, लेकिन एज पर एनसीईआरटी नॉर्म्स या एज पर मेरे व्यूज अगर तुम जानोगे तो मैं तो यही बोलूंगी कि यस, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए एथिकल रीजंस के लिए भी। और अगर मुझे इस बात को सपोर्ट करना हो तो मैं क्या क्या बोलूंगी? देखो भैया, ये अर्थ मैंने नहीं बनाई, तो मैं कोई नहीं होती इसको डिस्ट्रॉय करने वाली। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय समथिंग विच यू कैन नॉट क्रिएट। नंबर 2, मुझे जैसी अर्थ मिली थी, ये मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मेरी फ्यूचर जनरेशन को भी वो वैसी की वैसी मिले। मैं
उनको खराब अर्थ नहीं दे सकती। नंबर 2, फ्यूचर जनरेशन का हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, हम इस अर्थ की मोस्ट एडवांस्ड स्पीशीज हैं, तो कायदे से जो जितनी सारी स्पीशीज अर्थ पे रह रही हैं उन सब का हम पे उधार है, हम उनके उधार तले दबे हुए हैं कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखें, हम सबको इक्वली ट्रीट करें। तो ये सारी बातें इस एथिकल रीजंस में आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पूछे हैं किसी एक स्पेसिफिक एरिया के, जो कि ये हॉट स्पॉट होता है। तो हॉट स्पॉट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताने हैं और उसको थ्रेट बताना है। तो हॉट स्पॉट में क्या होगा, हाई बायोडाइवर्सिटी होगी सबसे पहली बात तो, और हाई स्पीशीज रिचनेस होगी, बहुत सारे स्पीशीज प्रेजेंट होंगे वहां पे। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होगा यहां पे, यानी कि यहां पर ऐसी स्पीशीज प्रेजेंट होंगी, एंडेमिज्म, ऐसी स्पीशीज प्रेजेंट होंगी जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे मिलती हैं, कहीं और नहीं मिलती। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए। और इसका थ्रेट क्या है कि ये रीजन्स हैं एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस के। हैबिटेट लॉस यहां पे बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस कारण बायोडाइवर्सिटी लॉसेस बहुत बहुत ज्यादा यहां पे बढ़ गए हैं। ये इसका थ्रेट हो जाएगा। सिंपल है, देखो सीधे सीधे से क्वेश्चन है। अभी अगर ये क्वेश्चन है तो एक मार्क का ये रहा, एक मार्क का ये रहा, एक मार्क का वो रहा। तो तुमको इसके बारे में जो जो लिखना है वो 1 नंबर, इन सब बातों का 1 नंबर और इन सब बातों का 1 नंबर। सिंपल। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सेक्शन सी पे आ गए हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग मुझे बताओ, अभी तक कुछ कंफ्यूजन? सिंपल सा पेपर है ना, एकदम इजी पेपर है और बहुत ही बैलेंस्ड पेपर है। आई वुड रियली अप्रिशिएट सीबीएसई की उन्होंने काफी अच्छा बायोलॉजी का पेपर इस बार डिजाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ के बारे में बता रहा है। एंजाइम टैग पॉलीमरेज एक्सट्रैक्ट हुआ है एक यू बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, जो कहां से? येलोस्टोन नेशनल पार्क, मोंटाना, यूएसए से। किसने किया? आइसोलेट किया है चीन एटॉल, एक साइंटिस्ट हैं। टैग पॉलीमरेज जो है इसने रिप्लेस कर दिया डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ई कोलाई को, जो कि पहले पीसीआर के अंदर यूज हो रहा था। और इस टेक्निक ने पीसीआर को एकदम रेवोल्यूशनरी टेक्निक बना दिया। ये हमारा पूरा पैराग्राफ है। अब इन्होंने बोला है जो टैग पॉलीमरेज है इसकी डिस्कवरी में इसने रिप्लेस कर दिया डीएनए पॉलीमरेज को। रीजन बताओ क्यों किया होगा? तो देखो भैया, टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस जो है ये एक बैक्टीरिया है जो हमें हॉट वाटर स्प्रिंग्स में मिलता है। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो ये जो एंजाइम्स हैं ये एंजाइम्स भी बहुत हाई टेम्परेचर तक सस्टेन कर सकते हैं। तो टैग पॉलीमरेज को हमने रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये एंजाइम हाई टेम्परेचर के अंदर भी एक्टिव है, एक्टिव इवन इन हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के अंदर भी ये काफी ज्यादा एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज अ प्राइमर एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन पीसीआर? प्राइमर क्या था? पीसीआर वाली रिएक्शन याद करो, ऐसे डीनेचुरेशन होता है, फिर ये अलग अलग हो जाते हैं और यहां पर प्राइमर्स ऐड ऑन कर देते हैं और फिर ऐसे कंप्लीट नया 2 स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। तो यहां पर प्राइमर्स अटैच होते हैं जो कि ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स को हम प्राइमर्स को ऐड कराते हैं ताकि हमारा पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सके, इनिशिएट हो सके। तो प्राइमर्स क्या है बता दिए मैंने तुम्हें, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं जो कि अटैच किए जाते हैं ड्यूरिंग अनीलिंग। फायदा क्या है इनका? ये पॉलीमरेज रिएक्शन को स्टार्ट कराने का काम करते हैं।
नेक्स्ट पूछा है इंपॉर्टेंस ऑफ पीसीआर एज डायग्नोस्टिक टूल। तो भैया पीसीआर का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये डीएनए एम्प्लीफिकेशन का काम करता है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आता है, ये काम आता है पैटर्निटी टेस्ट, मैटर्निटी टेस्ट, ये फॉरेंसिक स्टडीज में काम आता है। इन सब जगहों पे पीसीआर का यूज होता है। क्लियर? ये क्वेश्चन भी हो गया। देखो मैंने कहा ना बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये बहुत देखो 1 नंबर का। अब ये क्वेश्चन के मार्किंग कैसे कैसे डिवाइड हुई है। पी प्राइमर 1 नंबर का, इसकी इंपॉर्टेंस 1 नंबर की, 1 2 नंबर का ये, या 1 नंबर का ये हो सकता है और 2 नंबर का ये, या 2 नंबर का ये, ऐसे कुछ करके इनकी मार्किंग्स होंगी। बहुत सिंपल सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पैराग्राफ को रीड करना है। बायोटेक्नोलॉजी रिवॉल्व्स अराउंड जीन ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल, विच विद एन ऑब्जेक्टिव टू ओपन various avenues for human welfare in health, medicine, pharma, agriculture, using different techniques, tools and processes. One of the breakthrough of biotechnology in the medicine is gene therapy. gene therapy हुई थी। तो डिजीज कौन सी थी जिसके लिए सबसे पहले जीन थेरेपी की गई थी? वो थी ADA डेफिशिएंसी, एडिनोसिन डीआमिनेज डेफिशिएंसी के लिए ये की गई थी। तुमने ये लिखा है सही है, अगर तुमने ADA स्किड करके लिखा है तो भी सही है, दोनों बातें एकदम सही हैं। नेक्स्ट पार्ट, स्टेप्स बताओ कौन कौन से स्टेप्स किए गए थे लिम्फोसाइट के बाद में, और फिर पूछा है कि व्हाई इट इज नॉट अ परमानेंट क्योर। तो देखो हमने क्या किया, हमने एक पेशेंट की लिम्फोसाइट्स यहां पे ग्रो कराई, फिर इन लिम्फोसाइट्स के अंदर हमने फंक्शनल ADA cDNA ऐड करा दिया, फंक्शनल जीन ऐड करा दिया। किससे? यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर। रेट्रोवायरल वेक्टर, एक रेट्रोवायरस लिया, उसको एज वेक्टर यूज किया और उससे फंक्शनल ADA cDA बनाया, जो कि इंट्रोड्यूस करा दिया लिम्फोसाइट्स के अंदर, इन लिम्फोसाइट्स, और फिर इन लिम्फोसाइट्स को वापस से बॉडी के अंदर डाल दिया, बैक इन द बॉडी। तो अब ये फंक्शनल लिम्फोसाइट्स थे, बॉडी के अंदर चले गए, सही डीएनए प्रेजेंट था उसके अंदर, उसने एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बना दिया। परमानेंट क्योर क्यों नहीं है? क्योंकि भैया बहुत सिंपल सी बात है, लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल सेल्स हैं, मर जाएंगी जल्दी से। हाँ, इनका 1 वीक का लाइफ साइकिल होता है, तो ये मर जाएंगी, तो इसीलिए हमें बार बार इनको बॉडी में ट्रांसफ्यूज कराना पड़ता है, डालना पड़ता है। नेक्स्ट पोर्शन, इम्पॉसिबल परमानेंट क्योर। परमानेंट क्योर क्या है? अगर हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में बोन मैरो की सेल्स लेके उसको ठीक कर दें और फिर वापस डाल दें, तो ये हमारा परमानेंट क्योर हो जाएगा। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में बोन मैरो, क्लियर? उसकी मैरो सेल्स ले लें और ये काम कर दें। एंड विद दिस हमने कंप्लीट कर लिया हमारा पूरा क्लास 12 CBSE बायोलॉजी का पूरा पेपर डिस्कशन। बहुत सिंपल पेपर था, बहुत इजी पेपर था, मुझे तो कहीं पे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लगा। हाँ, एक आदि कुछ क्वेश्चन थे जिसमें हो सकता है बच्चे थोड़ा कन्वे नहीं कर पाए हो, या जिस तरीके से उन्हें पेपर लिखना था या डायग्राम बनाना था या फ्लो चार्ट बनाना था वो उन तक वो बात ना पहुंची हो, तो हो सकता है 1 आदि नंबर कहीं कटे। अदरवाइज मुझे तो यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो डिफिकल्ट था, जो कुछ भी घुमाने वाला था। तो स्टूडेंट्स तुम लोग बताओ तुमको पेपर कैसा लगा, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, किसके कितने कितने नंबर आ रहे हैं। आई वॉन्ट यू ऑल पीपल टू टेल मी ऑल दीज थिंग्स एंड वी विल मीट विद अ न्यू क्लास विद अ न्यू सेशन। तब तक स्टूडेंट्स ऑल द वेरी बेस्ट। तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम्स आर ऑलमोस्ट ओवर, तो गो एंड हैव फन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।